Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. In the previous session, we were discussing about the steps of agriculture and we have done irrigation and the protection from weeds. Now, our next topic is harvesting, threshing, and storage. Now, we will continue our topic with the first, that is harvesting. What do you mean by harvesting? The process of cutting and gathering of a matured crop is termed as harvesting. Means आपकी क्रॉप प्रॉपरली ग्रो कर गई है, अब आप उसे कट कर रहे हैं एंड आप उसे कलेक्ट कर रहे हैं. इट इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग. एज यू कैन सी दैट द पर्सन ओवर हेयर इज कटिंग द क्रॉप एंड देन collected over here. So this is known as gathering of a matured crop. Now let's have a look in a detail. The process of cutting and gathering of a matured crop is known as harvesting. Now see, the person is cutting the crop and then collecting it over there, that is gathering of a matured crop. Now harvesting can be done with two methods, that is by manually or that and second by machines. If a person is doing harvesting by hand, so it is known as harvesting with sickle. Sickle is a tool which is used to cut the crops. See, this is your sickle. Okay, C shaped. It is a sickle which is used to cut the crops. See, they were cutting the crops using a sickle. Now next is a harvesting is done by machines, that is by combine or a harvester. If only cutting of crops is being done, it is known as harvester. Okay, but if you are cutting the crops and collecting the grains, means जो आपके desired wheat grains आप वो collect कर रहे हैं, it is known as by a machine known as combine. द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर कॉल्ड क्रॉप प्रोड्यूस और क्रॉप ईल्ड. जो ग्रेन्स आपके प्रोड्यूस हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, क्रॉप प्रोड्यूस या क्रॉप ईल्ड. ईल्ड इज बेसिकली योर प्रोडक्शन. हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ अ क्रॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक क्रॉप का अपना हार्वेस्टिंग टाइम होता है. जैसे हर एक क्रॉप का अपना ग्रोइंग सीजन होता है, ऐसे ही हर एक क्रॉप का अपना हार्वेस्टिंग टाइम होता है. हम जब क्रॉप्स कट करते हैं एक्चुअली हम उसमें ये देखते हैं उसके अंदर 14% बाय वेट, मीन्स उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट सबसे कम हो. अगर आप मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा देन आपकी क्रॉप्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे, वो प्रॉपर्ली मेच्योर नहीं हुई है. इसलिए जब हम क्रॉप्स कट करते तो हम ये चीज़ का ध्यान रखते थे, मॉइस्चर कंटेंट शुड बी लेस देन 14% बाय वेट. नेक्स्ट आपने हार्वेस्टिंग कर ली. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस इज योर थ्रेशिंग. थ्रेशिंग में क्या होगा, लेट्स सी. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप्स. आप ग्रेन्स अलग कर रहे हैं क्रॉप से. लाइक व्हीट क्रॉप हमने उगा ली, हमने क्रॉप कट कर ली, कट करने के बाद हमें डिजायर्ड क्या चाहिए, व्हीट ग्रेन चाहिए ना. तो जब हम व्हीट ग्रेन को कट हुई क्रॉप से अलग करें, इट इज नोन एज थ्रेशिंग. नाउ सी, दिस इज अ पेडी क्रॉप. पेडी क्रॉप को आपने कट हुई हुई पेडी क्रॉप है, जैसे दैट मीन्स आपने हार्वेस्टिंग कर ली. अब थ्रेशिंग के बाद आपको आगे येलो कलर के पार्ट चाहिए. दिस इज नोन एज योर थ्रेशिंग. की आपने राइस ग्रेन्स को ले लिया है, आपने ग्रीन वाला पार्ट छोड़ दिया और सिर्फ अपना राइस ग्रेन्स ले लिया है. Now it may be done manually by stacking the harvested crop against a hard surface or by using machine called thresher. अब जैसे हार्वेस्टिंग के लिए हम सिक्कल यूज़ कर रहे थे या हम मशीन से यूज़ कर रहे थे हार्वेस्टिंग, ऐसे ही सेम वे में हम हार्वेस्टेड क्रॉप जो हमारी जो क्रॉप कट गई है हम उसको या तो मशीन्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं ग्रेन, दैट इज योर थ्रेशर. और हम जस्ट एक हार्ड सरफेस पे उन कटेड क्रॉप्स को इकट्ठे मारेंगे तो उससे क्या होगा, आपका ग्रेन सेपरेट होकर बाहर निकल जाएंगे. लाइक अगर आप सब ने एक मूवी देखोगे रमैया वस्तावैया, ओके, उसमें क्या था, जो हीरो था हमारा वो एक्चुअल में क्या कर रहा था, बिल्कुल लास्ट सीन में, दैट ही कलेक्ट्स अ ग्रेन बाय बीटिंग इट अगेंस्ट अ ब्लॉक. जो उसने क्रॉप्स कट की थी उसको एक ब्लॉक के अगेंस्ट बीट कर रहा था. इट इज़ नोन एज थ्रेशिंग. दिस इज अ मशीन दैट इज अ थ्रेशर. व्हाट इट इज डूइंग दैट, जो हमने हार्वेस्टेड क्रॉप्स हमने थ्रेशर में डाला. थ्रेश क्या कर रहा है कि आपके ग्रेन्स को तो अलग कर रहा है और शाफ को अलग कर रहा है. सी, शाफ आपका यहाँ पे साइड में आ गया है एंड ग्रेन्स आपका नीचे है जस्ट. दैट मीन्स इट इज डूइंग थ्रेशिंग.
मशीन्स कॉल्ड कंबाइन आर यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। अभी आपको पीछे हार्वेस्टिंग में कंबाइन दिखाई गई थी, वो एक्चुअल में क्या था कि जब आप हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों इकट्ठे करते हैं, मीन्स पहले आप क्रॉप को कट कर रहे हैं एंड कट करने के बाद आप अपने ग्रेन सेपरेट कर रहे हैं, तो एक ही मशीन की हेल्प से इट इज नोन एज कंबाइन। सी दिस इज अ कंबाइन। Next is your winnowing. After threshing, the grains are to be separated from the chaff and hay. अब आपने क्रॉप्स को कट कर लिया, थ्रेश कर लिया, ग्रेन्स अलग कर लिया, बट उन ग्रेन्स में कुछ शाफ मीन्स चारा थोड़ा सा बच जाता है, हेज बच जाते हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स बच जाते हैं, हमें वो अलग करने हैं। दैट इज डन बाय विडोइंग। सी आपके राइस के में थोड़े छोटे पार्टिकल्स बच गए हैं विथ शार्प एंड है। अब आपने विनोइंग की। विनोइंग का मतलब क्या है? विनोइंग मीन्स कि विंड की हेल्प से आप कुछ कर रहे हैं। ओके अब वो क्या कर रहे हैं आप कि आप अपने जो शाफ है या हे हैं, जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो हवा से ब्लो आउट कर जाएंगे, सो दैट आपके राइस ग्रेन सेपरेट आउट रह जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? विनोइंग। Now the process of separating grains from the chaff and hay with the help of wind is called winnowing. See, process of separating grains from the chaff and hay आप अलग कर रहे हैं with the help of wind is called winnowing. See, the persons are standing over a height and they are using a बेसिकली ये टूल है। आपके पास एक शीट होती है, आप उस शीट पे लाइक आप प्लेट लेते हैं अपनी, उस प्लेट पे आपने ग्रेन्स रखे, ग्रेन्स रखने में आप उसे विंड की हेल्प से उछालते हैं जब थोड़ा सा, तो उससे क्या होता है जो लाइट वेट पार्टिकल्स हैं वो नीचे रह जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, और हैवी पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं। विनोइंग कैन ऑल्सो बी डन विद अ मशीन कॉल्ड विनोइंग मशीन। आप एक मशीन की हेल्प से भी कर सकते हैं ये। दिस इज़ अ विनोइंग मशीन, जिसमें आप ये व्हील देख रहे हैं रोटेट कर रहा है। एक्चुअली इस व्हील रोटेशन में क्या होता है कि आपका जो हे है वो नीचे गिर जाएगा और जो आपका ग्रेन है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। Now we have done what is harvesting and threshing. Now we have cut the crops, we have collected the grains, we have done winnowing, हमने वेस्ट मटेरियल रिमूव कर दिया। सो व्हाट इज नेक्स्ट इज कि हमने जो ग्रेन्स निकाले हम उसे प्रॉपरली स्टोर करें। तो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। फर्स्ट इज व्हाट इज द नीड फॉर स्टोरेज। आप सबको पता है कि जब हम ग्रेन्स कट करते हैं, हम कोई स्मॉल क्वांटिटी में क्रॉप्स तो उगा नहीं रहे, हम बहुत लार्ज स्केल पे क्रॉप्स उगा रहे हैं। सो दैट मीन्स हमें क्रॉप्स को पूरे ईयरली स्टोर करके रखना पड़ रहा है, तो हम उसकी प्रॉपर स्टोरेज कर रहे हैं ताकि ईयरली हमें वो पूरे साल यूज़ कर सकें। एंड वी ऑल नो दैट क्रॉप्स आर सीजनल, सो व्हाट वी डू इज़ टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल हमें वो फूड ग्रेन्स चाहिए, तो हर एक प्लेस में चाहिए, सो दीज आर केप्ट इन स्टोरेज, हम उन्हें स्टोर करते हैं प्रॉपरली। नाउ हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स कंटेन मोर मॉइस्चर। ये हमने आपको पहले बताया कि जो फूड ग्रेन्स हम कट कर रहे हैं या जो हमने क्रॉप्स कट किए हैं, जो हमने ग्रेन सेपरेट आउट किया, उनके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट होता है। सो अगर हम इस प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव नहीं करेंगे तो क्रॉप्स खराब हो जाएंगी हमारी। सो मॉइस्चर प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ फंगी। हमने आपको बता दिया कि अगर प्रॉपरली हम मॉइस्चर को हटाएंगे नहीं, रिमूव नहीं करेंगे मॉइस्चर, तो हमारे क्रॉप्स खराब हो जाएंगे। सो वी वांट दैट द मॉइस्चर शुड बी रिमूव, बिकॉज अगर मॉइस्चर होगा तो वहाँ पे फंगी ग्रो करेगी, माउल्स आ जाएंगे और फूड ग्रेन्स को खराब करेंगे। See the diagram, you can see this is a crop and this is a grain, and on grains you can see the black parts. These black spots are basically your fungi which grow on the food grains due to the presence of moisture content. Therefore the food grains should be dried before storage. हमें food grains को properly सुखाना पड़ेगा। सुखाने का मतलब क्या है कि उसमें से moisture content को हम remove कर दें। Now before the food grains are stored, they are dried in the sun to remove the excess of moisture. एंड सबसे बेस्ट प्रोसेस क्या है कि आप उन्हें सन में रख दीजिए। सन क्या करेगा? वाटर को इवेपोरेट करेगा एंड आपका मॉइस्चर कंटेंट रिमूव हो जाएगा। द ड्राइड फूड ग्रेन्स आर देन स्टोर्ड इन अ सूटेबल स्टोरेज। अब उसे आप प्रॉपरली स्टोरेज में रखते हैं। दीज आर योर स्टोरेज। आपने उन्हें प्रॉपरली स्टोर कर लिया अपने सुखाने के बाद।
नाउ व्हाट आर द लेवल्स ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, आप कैसे कैसे स्टोर कर सकते हैं. फर्स्ट इज एट डोमेस्टिक लेवल, सेकेंड इज अ कमर्शियल लेवल. नाउ आप सबको पता है कि इस टाइम कोरोना वायरस है. ओके, सो हम सब क्या कर रहे हैं, अपने घर में थोड़ा थोड़ा फूड स्टॉक इकट्ठा करके रख रहे हैं. दिस इज अवर डोमेस्टिक लेवल स्टोरेज. नाउ कमर्शियल लेवल स्टोरेज क्या होगा कि प्रॉपर बड़ी बड़ी ग्रेन्स हैं आपके वहाँ पे, वो फूड ग्रेन स्टोर हो रहे हैं सो दैट कि जब आपको नीड हो ऑन लार्ज स्केल हम वहाँ से ले सके. सो दिस इज योर कमर्शियल लेवल. Now on domestic level, food grains are stored in small containers made of tin coated iron or mud or clay. सी, मम्मा ऐसी करते हैं घर में, मम्मा ने पल्सेस एक कंटेनर में स्टोर कर लिए. सो दिस इज अवर डोमेस्टिक लेवल. ड्राई, अब आप क्या करते हैं डोमेस्टिक लेवल पे जब आप ग्रेन स्टोर करते हैं आप उसके अंदर ड्राइड नीम लीव्स डालते हैं बिकॉज नीम लीव्स है एंटी बैक्टीरियल, वो बैक्टीरिया को प्रॉपरली ग्रो नहीं होने देगा वहाँ पे. सो आप पुट इन अ कंटेनर इन विच फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड टू प्रोटेक्ट द ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इंसेक्ट्स. नाउ नेक्स्ट is कमर्शियल लेवल. Now, on commercial scale, food grains such as wheat, rice, gram, etc. are stored either in gunny bags or in grain silos. Now, आप सबने देखा होगा कमर्शियल लेवल पे आप बड़े बड़े जूट बैग्स में देखते हैं कि ग्रेन्स आ रहे हैं, व्हीट आ रहा है, राइस आ रहा है. दैट इज बेसिकली हमने फूड ग्रेन को कमर्शियल लेवल पे स्टोर किया है. एंड इट कैन बी डन इन गनी बैग्स और ग्रेन silos. दिस इज योर ग्रेन गनी bags and this is your grain silos. Now let's have a look in detail. First we will see gunny bags. The gunny bags filled with the food grains are stacked in a large godown. Gunny bags basically जूट के bags होते हैं जिसमें आप बहुत बड़े जूट bags भर फिल करते हैं एंड उनको एक हाइट के ऊपर रख देते हैं 10 to 15 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड एंड वॉल से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं रखते सो दैट अगर वॉल में थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर होगा तो आपके गनी बैग में मॉइस्चर लग जाएगा एंड व्हीट ग्रेन्स खराब हो जाएंगे. Now pathways called allies are for inspection. Now अब आपने जब क्रॉप्स को कट किया ग्रेनरीज में स्टोर करके रख रहे हैं तो आप वहाँ पे ना कुछ फ्यूमिगेशन करते हैं. फ्यूमिगेशन मीन्स कि आप कुछ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे करा रहे हैं सो दैट उनके बीच में कोई भी आपका हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस ग्रो ना कर सके या फंगी ग्रो ना कर सके. दैट इज योर फ्यूमिगेशन. When the quantity of food grains to be stored is very large, then it is stored in ग्रेन सिलोस. ये आपने स्मॉल स्केल में क्या जैसे शॉपकीपर्स करते हैं बट अगर वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में फूड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तो हम वहाँ पे ग्रेन सिलोस यूज़ करते हैं. व्हाट आर ग्रेन सिलोस? ग्रेन सिलोस आर स्पेशली डिजाइन टॉल सिलेंड्रिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स. ये आपके सारे ग्रेन सिलोस हैं, यहाँ पे आपके टॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे आप लार्ज अमाउंट में ग्रेन्स को स्टोर करते हैं. These silos can store different stocks of food grains at different levels. अलग अलग लेवल पे आप अलग अलग फूड ग्रेन स्टॉक्स रख सकते हैं. द रिक्वायर्ड फूड ग्रेन कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द ओपनिंग्स प्रोवाइडेड इन दी सिलोज. अब सिलोज में हर एक कंटेनर में एक ओपनिंग होती है सो दैट आपको जो फूड ग्रेन चाहिए आप वहाँ से रिमूव कर लें. नाउ नेक्स्ट इज कोल्ड स्टोरेज. नाउ व्हाट इज कोल्ड स्टोरेज? कोल्ड ठंडा, स्टोरेज इज रखना. तो जो भी आप ठंड में रख रहे हैं, ठंडे एटमॉस्फेयर में रख रहे हैं, इट इज़ नोन एज कोल्ड स्टोरेज. नाउ सी द डेफिनेशन. Cold storage is used for storing perishable items. What do you mean by perishable items? Perishable items means ऐसी items जो easily ख़राब हो जाती है. लाइक आपकी वेजिटेबल्स हैं, आपने थोड़े दिन बाहर रखी, फ्रिज में नहीं रखी तो वो ख़राब हो जाएंगी. दिस इज़ नोन एज पेरिशेबल आइटम्स. और अगर आपने पल्सेस ली, पल्सेस को आप बाहर ही रखते हैं, कहीं फ्रिज में तो रखते नहीं. दिस इज़ नॉन पेरिशेबल आइटम्स. These perishable items at low temperature by large refrigeration machine. Cold storage is used for storing perishable items at low temperature by large refrigeration machines. पेरिशेबल फूड मटेरियल्स है वेरी शॉर्ट शेल्फ लाइफ. शेल्फ लाइफ का मतलब है कि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए सही रहते हैं, उसके बाद वो ख़राब हो जाते हैं. These food materials can be stored safely at low temperatures. आप सबने देखा कि हम फूड मटेरियल्स को स्टोर करके रखते हैं. लाइक मम्मा क्या करती है, मटर को फ्रीजर में रख देती है. जैसे विंटर्स में क्या होता है, मम्मा मटर निकालती हैं, पीस निकालती हैं, उसके बाद उसे फ्रीजर में स्टोर होने के लिए रख देती है. फ्रिज में क्यों नहीं रखती? बिकॉज वहाँ पर टेम्परेचर बाबा फ्लक्चुएट करता है. बट फ्रीजर में, जो आपका फ्रीजर है उसमें टेम्परेचर बाबा फ्लक्चुएट नहीं करता.
नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द नीड फॉर कोल्ड स्टोरेज. लो टेम्परेचर स्लोज डाउन द ग्रोथ. अब क्या नीड है, क्यों ज़रूरत है कोल्ड स्टोरेज की? बिकॉज आपको पता है कि हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर बैक्टीरिया प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाता. सो लो टेम्परेचर पे बैक्टीरिया की ग्रोथ, ईस्ट की ग्रोथ, मोल्ड्स की ग्रोथ रुक जाएगी, जिससे आपका फूड मटेरियल पे एंजाइम्स अटैक नहीं कर पाएंगे और वो ख़राब नहीं होंगे. लो टेम्परेचर हेल्प्स द फूड मटेरियल टू रिटेन देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू. ये बात फैक्ट है. अगर आपके घर में आपने कोई वेजिटेबल कुक की एंड वो बच गई, तो आप क्या करेंगे, उसे घर में फ्रिज में रख देते हैं. क्यों? अगर आप उसे बाहर रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी जल्दी, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल है एंड वहाँ पे एंजाइम्स रिएक्ट कर जाएंगे. जब एंजाइम्स वहाँ पे वर्क करेंगे तो वहाँ पे आपका फूड आइटम स्पॉइल हो जाएगा. बट फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, एंजाइम वर्क नहीं कर पाएंगे बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर कम है. जब टेम्परेचर कम है तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू मेंटेन रहेगी. नेक्स्ट इज डोमेस्टिक लेवल पे कोल्ड स्टोरेज कैसे की जाती है. एट होम्स वी यूज एन आइस बॉक्स और एन रेफ्रिजरेटर. यही मैंने आपको बताया. सी, रेफ्रिजरेटर्स आर यूज टू स्टोर द पेरिशेबल फूड मटेरियल्स एट होम. नेक्स्ट कमर्शियल लेवल में क्या होता है आपका. एक्चुअली में कमर्शियल लेवल में बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज होते हैं, डीप फ्रीजर्स होते हैं जो आपके फूड आइटम्स को स्टोर करके रखते हैं. A deep freezer is a room-like cabinet maintained at low temperature by using the principle of refrigeration. See, ये आपका डीप फ्रीजर है जो यूज़ कर रहा है आपके फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए. डीप फ्रीजर इज लाइक, जनरली आप जब समर्स में कोको वो खाते हैं, चुस्की खाते हैं, ठीक है. चुस्की में क्या होता है, एक स्मॉल थर्माकोल का कंटेनर होता है, उसके अंदर बर्फ़ रखी होती है. ओके, तो डीप फ्रीजर भी उसकी तरह ही होता है, बट वहाँ पे कंटेनर थोड़ा बड़ा होता है एंड आपका इनसाइड तो थर्माकोल की लेयर होती है और बाहर से आपकी स्टील की कवरिंग होती है, सो दैट वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहे. A cold storage is a godown like large enclosures maintained at low temperature by large refrigeration machines. ये आपका कोल्ड स्टोरेज है. दिस इज वॉट वी हैव स्टडीड. नाउ व्हाट इज अ बफर स्टॉक ऑफ फूड. बफर स्टॉक ऑफ फूड का मतलब क्या है. बेसिकली जब आपके पास फूड ग्रेन्स बहुत लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है एंड गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें परचेज करती है फूड ग्रेन्स को फार्मर से, तो उनका एक स्टॉक बना लेती है. तो दिस इज नोन एज बफर स्टॉक. लाइक अब इस टाइम कोरोना वायरस चल रहा है, गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी बहुत सारा स्टॉक अवेलेबल है, तो वो स्टॉक को यूज़ कर रही है. ओके, तो जो स्टॉक अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास, दिस इज नोन एज ए बफर स्टॉक. This is your buffer stock. Now what is the need of buffer stock? फर्स्ट, आपको ये बात पता है कि क्रॉप सीजनल है, क्रॉप की यील्ड बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. थर्ड, इस टाइम आप देखिए कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस में क्या हो रहा है, आपको क्रॉप की नीड्स है, बट अगर ये बफर स्टॉक नहीं होता तो आप क्रॉप्स यूज़ नहीं कर पाते एंड आप इस टाइम हंगर के मारे डेथ रेट पे आपका डेथ रेट बढ़ जाता है. सो दैट इज़ वाई वी नीड अ बफर स्टॉक. एग्रीकल्चर इन अवर कंट्री डिपेंड्स हेविली ऑन रेन. ये बात भी फैक्ट है. अगर मानसून नहीं होगा या मानसून बहुत ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली इफेक्ट किस पे पड़ेगा, क्रॉप पे पड़ेगा. व्हेन द मानसून फेल्स मैनी एरियाज इन अवर कंट्री सफर ड्रॉट्स एंड द क्रॉप प्रोडक्शन इज पुअर. कि मानसून नहीं आएगा तो आपकी क्रॉप कंट्री को इफेक्ट पड़ेगा एंड अल्टीमेटली वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा. सूखा पड़ने से ड्रॉट, तो जिससे क्रॉप प्रोडक्शन बहुत कम होगी. अगर हैवी रेनफॉल आ गई तो वहाँ पे फ्लड हो जाएगा, फ्लड से वहाँ पे सारी क्रॉप्स खराब हो जाएंगी. दस द फूड ग्रेन प्रोडक्शन में वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर. ये इस वजह से वेरी करता है. तो इसी की नीड है कि हमें क्रॉप्स को प्रॉपरली मेंटेन करके रखना चाहिए. नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, बट बिफोर दैट आई गिव यू अ क्वेश्चन. These are the 4 questions that you need to do. Dash food materials have very short shelf life under ordinary conditions. You can use this box and fill the answers. Pathways called dash for inspection or fumigations are provided in between the stacks of a food grain. Third, cereal crops should be harvested when moisture content is less than dash by the weight. On commercial scale, food grains such as wheat, rice, gram, etc. are stored either in dash or in dash. Now, these are the questions that are needed to be answered by you. That's all for today. Thank you.